बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। स्टूडेंट्स, हम BSN 5th सेमेस्टर की सब्जेक्ट पेडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग पढ़ रहे हैं। पेडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग में हमने यूनिट 3 स्टार्ट किया हुआ है, फार्माकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स वाइल डीलिंग विद पेडियाट्रिक पेशेंट। इसका पार्ट 1 पार्ट 2 हमने पढ़ लिया, जो कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है, और चैनल के प्लेलिस्ट का लिंक आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन के एंड में मिल जाएगी, वहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं। आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है, इसमें हम इसी यूनिट को कंटिन्यू रखेंगे। इसका पार्ट 3 इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल लेक्चर्स बाय मुश्तफ़ा अज़हर को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली न्यू वीडियो लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके, और इस वीडियो लेक्चर को लाइक ज़रूर करें। तो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो लेक्चर में हमने स्लाइड नंबर 30 तक डिस्कस कर लिया था, जिसमें हमने कुछ मेडिकेशंस पढ़े थे। इंट्रामस्कुलर मेडिकेशन हमने डिस्कस किया था, ईयर ड्रॉप्स हमने डिस्कस किए थे, आई ड्रॉप्स हमने डिस्कस किए थे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इंट्रावेनस मेडिकेशन पढ़ेंगे कि इंट्रावेनस मेडिकेशन क्या होती है, कौन कौन सी मेडिकेशन इंट्रावेनसली यूज़ होती हैं, और इनके अलावा कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हमें चाहिए होती हैं। ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। लिखा हुआ है, इंट्रावेनस मेडिकेशन IV रूट प्रोवाइड डायरेक्टली एक्सेस इनटू द वस्कुलर सिस्टम। जो IV रूट है, इसके थ्रू क्या होता है, डायरेक्टली हम वस्कुलर सिस्टम तक पहुंच जाते हैं। हमारी एसेस इस रूट के थ्रू डायरेक्टली वस्कुलर सिस्टम तक होती हैं। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है कि हम चाहे जिस भी रूट से ड्रग को एडमिनिस्टर करें, चाहे हम ओरल रूट से करें, रेक्टल रूट से करें, चाहे हम इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के थ्रू करें, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन के थ्रू करें, जो भी हम अगर रूट यूज़ करते हैं, तो उस रूट को यूज़ करने के बाद उस ड्रग ने जो वस्कुलर सिस्टम है उसमें दाखिल तो ज़रूर होनी होती है, क्योंकि जब वो, चाहे वो कोई भी ड्रग हो, जब वो वस्कुलर सिस्टम में दाखिल हो जाती हैं तो ब्लड के साथ मिक्स होती हैं और फिर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है बॉडी के अंदर। डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से वो साइट ऑफ एक्शन तक पहुंच जाती हैं और वहाँ जाके अपना काम पूरा करती हैं। काम पूरा करने के बाद उसकी मेटाबॉलिज्म हो जाती है और उसके बाद उसकी एक्सक्रीशन हो जाती है। तो यहाँ पे कुछ इसका जो सिस्टम है वो मुख्तलिफ है दूसरे रूट से। यहाँ पे जब हम ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं तो हम डायरेक्टली ब्लड में, डायरेक्टली वेन के अंदर हम एडमिनिस्टर करते हैं। अब यहाँ पे ड्रग को एब्जॉर्प्शन की ज़रूरत नहीं होती कि वो दूसरी जगह से एब्जॉर्ब हो के वेन के अंदर आए, ब्लड के साथ मिक्स हो। ये डायरेक्टली हम क्या करते हैं, वेन के अंदर एडमिनिस्टर करते हैं। तो इसीलिए कह रहा है कि IV रूट हमें डायरेक्ट एक्सेस प्रोवाइड करती है वस्कुलर सिस्टम तक। एडवर्स इफेक्ट ऑफ IV मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। अब अगर डायरेक्ट एक्सेस होती है तो जाहिर सी बात है कि इसके एडवर्स इफेक्ट भी अब ज़्यादा होंगे। एडवर्स इफेक्ट ज़्यादा होंगे इन ए सेंस कि अगर हम ड्रग को पहुंचा रहे हैं डायरेक्टली वेन के अंदर, ब्लड के अंदर, तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी तेज़ी से होगी और उसका एक्शन भी तेज़ी से होगा, और जितना एक्शन तेज़ी से होगा उतना साइड इफ़ेक्ट्स भी साथ में ज़्यादा होंगे। एक्सट्रावेसेशन ऑफ ड्रग इनटू सराउंडिंग टिश्यू, इमीडिएट रिएक्शन टू ड्रग। अब ये जो इमीडिएट रिएक्शन की बात है, तो ये वही है कि अगर फॉर एग्जांपल किसी ड्रग से किसी पेशेंट को एलर्जी होनी है, वो अगर हम ओरल दे देते हैं तो ओरल में उसको एब्जॉर्ब होने में काफ़ी वक्त लगता है, इतना जल्दी उस ड्रग की रिएक्शन शो नहीं होती। लेकिन जब हम इंट्रावेनस को ये ऐसे ड्रग दे देते हैं जिससे खुदा न खास्ता पेशेंट को एलर्जी हो, तो वो इमीडिएटली रिएक्शन शो करता है। और यहाँ पे एक्स्ट्रावेजेशन की बात आई है स्टूडेंट्स, तो एक्स्ट्रावेजेशन और इनफिल्ट्रेशन, इन दोनों का मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि एक्स्ट्रावेजेशन हो गया या फिर इनफिल्ट्रेशन हो गया, तो ये इन दोनों का मतलब ये है कि वेन के अंदर से फ्लूइड लीक हो के जो सराउंडिंग एरिया है वेन के, वहाँ पे चले जाना। मतलब ये कि कोई भी मेडिसिन हम अगर एडमिनिस्टर कर रहे हैं वेन के अंदर, फॉर एग्ज़ाम्पल ये वेन है और इस वेन के अंदर हमने कोई मेडिकेशन एडमिनिस्टर करनी है। हमने मेडिकेशन एडमिनिस्टर किया तो साइड में प्रिक लग गई या जो भी हुआ, इसकी वजह से ये जो मेडिकेशन है ये बाहर सराउंडिंग द वेजल, सराउंडिंग द वेन ये जमा हो गई, तो इसको कहा जाता है एक्स्ट्रावेजेशन और इनफिल्ट्रेशन। अब दोनों में फ़र्क क्या है, मतलब ये कि सिंपल डिफिनीशन कि एक ड्रग हम एडमिनिस्टर कर रहे थे, चाहे वो फ्लूइड है, वो इंजेक्शन है, वो जो भी है, हमने एडमिनिस्टर करना था वेन के अंदर, लेकिन वो गलती से कट लगने की वजह से चली गई
वेन के बाहर और सराउंडिंग जो टिश्यूज़ है इसमें वो जमा हो गई, एकमुलेट हो गई, तो इसको कहते हैं एक्स्ट्रावेजेशन और इन्फिल्ट्रेशन। अब इनमें फ़र्क क्या है? इनमें फ़र्क ये है कि अगर ये फ्लूइड जो है, जो फ्लूइड हमने एडमिनिस्टर की है, अगर ये फ्लूइड टॉक्सिक है, टॉक्सिक मीन्स के ये वेजिकेंट है, वेजिकेंट उस चीज़ को कहते हैं जो इरिटेशन काज करे, तो इसको हम कहेंगे एक्स्ट्रावेसेशन। अगर ये फ्लूइड वेजिकेंट नहीं है, अगर ये फ्लूइड कोई यहाँ पे इरिटेशन काज नहीं कर रही है, तो फिर हम कहेंगे कि ये इन्फिल्ट्रेशन है। यानी अगर फ्लूइड जो बाहर लीक हुआ वो फ्लूइड अगर इरिटेशन काज करे तो वो एक्स्ट्रावेसेशन होगी। अगर कोई इरिटेशन ना हो, वो टॉक्सिक ना हो इन टिश्यूज़ के लिए, और कोई इरिटेशन ना हो, बस वैसे ही स्वेलिंग हो जाए, तो इसको हम कहेंगे कि ये इन्फिल्ट्रेशन है। अच्छा स्टूडेंट्स, इमीडिएट ड्रग रिएक्शन का मैंने आप लोगों को बता दिया कि बहुत तेज़ी के साथ उनमें ड्रग रिएक्शन काज होती हैं। अगर कोई एलर्जी वाली ड्रग है तो एकदम से उनमें वो स्टार्ट हो जाती है एलर्जी। अब आईवी मेडिकेशन एडमिनिस्टर करते वक्त वो कौन कौन से गाइडलाइन हैं, वो कौन कौन से काम हैं जो आपने करने हैं। Check your institution policy on which drug must be administered by the physician and which must be verified for accuracy by another nurse। आपने अपने इंस्टीट्यूशन के पॉलिसी के मुताबिक चलना है, क्योंकि हर एक इंस्टीट्यूशन के, हर एक इदारे के अपने अपने पॉलिसी होते हैं और उनको फॉलो करना लाजमी होता है। तो इसीलिए मे बी अब पीड्स में ऐसे भी ड्रग हो सकते हैं कि उन्हें सिर्फ फिजिशियन जो है वो एडमिनिस्टर कर सकता है, या फिर फिजिशियन की मौजूदगी में एडमिनिस्टर करना हो। तो अगर ऐसी कोई बात है तो आपने वो फॉलो करनी है। या फिर ऐसे भी ड्रग होते हैं कि जिनको वेरीफाई करना ज़रूरी होता है। आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप काम कर रहे हो एक पेशेंट के बेड पे, पेडियाट्रिक पेशेंट के, और आपके साइड वाले बेड में कोई और नर्स काम कर रही है, तो आपने कोई ऐसी मेडिसिन है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई न्यूरोथेरापेटिक ड्रग है, एड्रेनलिन है, कोई डिजॉक्सिन वगैरह है, तो ये अगर आपने प्रिपेयर किया हुआ है इस तरह कोई जो ख़तरे वाले ड्रग्स वगैरह होते हैं, तो वो आपने दूसरे जो आपके कोलीग नर्सेस हैं उनसे आपने ज़रूर वो मालूम करना है, उसकी एक्यूरेसी को वेरीफाई करना है कि ज़रा आप देख ले मैंने इस तरह किया है, क्या ये ठीक है, आपको भी श्योर है कि ये ठीक है एडमिनिस्टर करने के लिए। तो अगर वो नर्स भी कहे कि हाँ श्योर है, अगर वो भी सोच के बताए, तो फिर आपने एडमिनिस्टर करना है, क्योंकि ये सेफ़ मेथड है। कभी कभार इस तरह हो सकता है कि कोई चीज़ भूली जा सकती है और वो जो दूसरा नर्स देख ले तो उसको याद आ जाए, तो गलती को ना होने देने के लिए उसको, उसकी एक्यूरेसी को दूसरे नर्सेस से, दूसरे स्टाफ से वेरीफाई करना ये भी बाज़ टाइम ज़रूरी होता है। All IV medication administered during your pediatric rotation must be administered under direct supervision of your clinical instructor। तो आप लोग अगर क्लिनिकल पे जाते हो स्टूडेंट्स, तो आप लोगों ने देखा होगा कि अब हम जब भी क्लिनिकल जाते हैं तो वहाँ पे जो रोटेशन होती है मेडिकेशन की, एक ख़ास टाइम होती है और उस टाइम में रोटेशन होती है, साथ में सुपरवाइज़र भी खड़ा होता है और वो जो स्टाफ नर्सेस होती हैं वो एडमिनिस्टर कर रही होती हैं ड्रग्स वगैरह। आप लोगों ने भी कभी देखा होगा। तो ये उसी का बता रहा है कि पेडियाट्रिक में ख़ास कर इस चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। आपने उस सुपरवाइज़र के सामने ड्रग एडमिनिस्टर करना है। ये ज़रूरी है कि आपका सुपरवाइज़र आपको देख रहा हो या देख रही हो, उस टाइम आपने ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन करनी है बच्चों में, क्योंकि बच्चों में ये बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं, वोलेंटली एकदम से वो ड्रग रिएक्शन काज होती हैं, तो इनकी यूज़ मिनट्स में इनकी जान चली जाती हैं। तो इसीलिए मेडिकेशन करना बच्चों में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम है, बहुत ज़्यादा केयर के साथ, बहुत ज़्यादा फोकस के साथ, बहुत ज़्यादा कंसर्न के साथ ये काम करनी पड़ती हैं। इसीलिए ये कह रहा है कि अगर क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर के सुपरविजन में हो तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। चेक फॉर compatibilities विद IV सॉल्यूशन एंड अदर IV मेडिकेशन। आपने कंपेबिलिटीज़ को देखना है। कंपेटिबिलिटीज़ का मतलब ये है कि वो जो ड्रग आप एडमिनिस्टर कर रहे हो, जिस सॉल्यूशन के साथ आप मिक्स करके एडमिनिस्टर कर रहे हो, तो ये बात ज़रूर होना चाहिए, आपको ये यकीन ज़रूर होना चाहिए, आपने ये ज़रूर श्योर करना है कि ये जो ड्रग मैं जिस सॉल्यूशन के साथ मिला रही हूँ तो ये इसके साथ कंपेटेबल
इनकम्पिटेबल मीन्स कि दो चीज़ें जब एक साथ होती हैं और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती एक दूसरे से, तो इसको हम कहते हैं कंपेटिबिलिटी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारे ऐसे ड्रग होते हैं जो कि इनकम्पिटेबल होते हैं। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 2 ड्रग आपने लगाने हैं और दोनों जो है वो एक दूसरे के लिए इनकम्पिटेबल है, तो पहले आपने कैनुला पे एक ड्रग लगाना है और फिर उसके बाद आपने नॉर्मल स्लाइन वगैरह से उस कैनुला को फ्लैश करना है और फिर दूसरा ड्रग जो है वो लगाना है, ताकि वो एक दूसरे के साथ मिक्स ना हो और वो ड्रग जो है वो रिएक्शन काज ना करे। तो इस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो कैल्शियम ग्लूकोनेट होती है, कैल्शियम ग्लूकोनेट को हमेशा डाइल्यूट किया जाता है 5% ग्लूकोज में या फिर 0.9% सोडियम क्लोराइड में। कॉमनली ये नॉर्मल स्लाइन जो है उसमें डाइल्यूट की जाती है। तो नॉर्मल स्लाइन के अलावा ये किसी और में डाइल्यूट नहीं की जाती, किसी और सोल्यूशन में कैल्शियम ग्लूकोनेट, क्योंकि ये नॉर्मल स्लाइन के साथ कंपेटेबल है। तो इसीलिए ऐसी चीज़ें आपने याद रखनी है। और दूसरी जो वेंकोमाइसिन है, वेंकोमाइसिन एक एंटीबायोटिक है, ये वेंकोमाइसिन भी हमेशा ये जो नॉर्मल स्लाइन है इसमें डाइल्यूट की जाती है, इसके साथ कंपेटेबल है। इनकम्पिटेबल ड्रग्स की एग्जांपल मैं आप लोगों को दे देती हूँ। ये जो एंटीबायोटिक्स में ही क्लोरामफेनिकोल और पेनिसिलिन जो है, ये एक दूसरे के लिए इनकम्पिटेबल ड्रग्स है। ये एक दूसरे के रिएक्शन जो है उस पर इनका असर पड़ता है। जो क्लोरामफेनिकोल है वो पेनिसिलिन की जो एंटीबैक्टीरियल इफ़ेक्ट है उसको एंटागोनाइज करती है, उसको ख़त्म करती हैं, उस पर हावी पड़ जाती हैं और उसके एक्शन को ख़त्म करती हैं। तो इसीलिए फॉर एग्ज़ाम्पल आपको लिखा हुआ है क्लोरामफेनिकोल भी देना है, पेनिसिलिन भी देना है, तो फिर आपने कभी भी इनको एक दूसरे के साथ मिक्स करके एक ही टाइम पे कभी भी आपने एडमिनिस्टर नहीं करना है। बेशक करें, अगर सुबह आपने क्लोरामफेनिकोल एडमिनिस्टर किया तो फिर इस तरह रिजिमेंट बनाए कि दोपहर को या फिर शाम को आप पेनिसिलिन जो है वो एडमिनिस्टर करें। इस तरह आपने रिजिमेंट बना के इनकम्पिटेबल ड्रग का ख्याल करना है। और बाज़ ड्रग की जो सोल्यूशन में डाइल्यूशन के लिए हम डालते हैं तो उनकी भी उस सोल्यूशन के साथ कंपेटिबिलिटी को आपने देखना है। फ्लैश वेल बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इनकम्पिटेबल ड्रग। देखें, अगर इनकम्पिटेबल ड्रग है तो उनको एडमिनिस्टर करते वक्त आपने बीच में फ्लैश ज़रूर करनी है। एक को एडमिनिस्टर किया, फिर नॉर्मल स्लाइन वगैरह से फ्लैश किया, फिर दूसरे को एडमिनिस्टर करें। आईवी मेडिकेशन आर यूजुअली डाइल्यूटेड। ये जो आईवी मेडिकेशन होते हैं ये यूजुअली डाइल्यूटेड इनको किया जाता है। डाइल्यूटेड इसलिए क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा तेज़ी से रिएक्शन होता है, इस वजह से इनको डाइल्यूटेड फॉर्म में एडमिनिस्टर किया जाता है। Nursing alert. The extra fluid given to administer IV medications and flush the tubing must be included in the calculation of child total fluid volume, any total fluid intake, particularly in young children or those with unstable fluid balance. अब आप जो एक्स्ट्रा वाटर यूज़ कर रहे हो, एक्स्ट्रा फ्लूइड जो आप यूज़ कर रहे हो, वो ट्यूबिंग को फ्लैश करने के लिए या फिर आईवी मेडिकेशन के साथ आप डाइल्यूट करने के लिए जो जितना भी वाटर आप यूज़ कर रहे हो, तो उस वाटर की जो अमाउंट है वो उस बच्चे के लिए जो रिकमेंडेड टोटल फ्लूइड इनटेक की अमाउंट है उसके दायरे में आना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बच्चे के लिए ये रिकमेंडेड है कि ये दिन में सिर्फ 100 ml वाटर जो है वो इसको एडमिनिस्टर हो सकती है, इसके अलावा नहीं हो सकती, क्योंकि इसको उससे ख़तरा है। बस इस तरह सिचुएशन होती है कि जिसमें वाटर को वो किया जाता है, वाटर को इनहिबिट किया जाता है, वाटर को बंद किया जाता है, रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। तो फिर क्या होता है कि आपने जितना उसको फ्लूइड इनटेक की जितनी उसकी कैपेबिलिटी है, जितना उसके लिए रिकमेंडेड है, उस दायरे में फिर आपने जो फ्लैश के लिए आप यूज़ करते हो वाटर, जो आप डाइल्यूशन के लिए यूज़ करते हो, तो उस दायरे में उनको यूज़ करना चाहिए। ख़ास करके उन बच्चों में जिनमें अनस्टेबल फ्लूइड बैलेंस हो, वो अगर फ्लूइड को बैलेंस नहीं कर सकते, अनस्टेबिलिटी है, तो फिर उनमें आपने ज़रूर इस बात का ख्याल रखना है। तो ये अनस्टेबल फ्लूइड बैलेंस किन बच्चों में हो सकती है? जिन बच्चों को एसाइटिस जब होते हैं तो ये एब्डोमेन फूल जाता है, उसमें फ्लूइड जमा हो जाती हैं, तो उस टाइम आप फिर एक्स्ट्रा वाटर नहीं एडमिनिस्टर कर सकते। अगर कंजस्टिव हार्ट फेलियर है तो बॉडी के अंदर एडिमा होती है, उस टाइम आप एक्स्ट्रा वाटर एडमिनिस्टर नहीं कर सकते। हाइड्रोसिफिलिस अगर है, अगर नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, तो उस टाइम आप एक्स्ट्रा वाटर एडमिनिस्टर नहीं कर सकते। हावरली असेसमेंट, हर 1 घंटे में आपने असेसमेंट करनी है।
क्योंकि बड़े जो होते हैं एडल्ट्स, तो अगर उनको कोई तकलीफ़ होती है तो वो बताते हैं, लेकिन ये जो बच्चे होते हैं ये फिर बता भी नहीं सकते। इसीलिए आपने पूरा इन पे ध्यान देना होता है। हर घंटे बाद आपने इनकी असेसमेंट करनी होती है। डॉक्यूमेंटेशन आपने ज़रूर करनी है। पेटेंसी, इन्फिल्ट्रेशन, इन्फ्लेमेशन, रेड, पेन। आपने जो आईवी लाइन है उसकी पेटेंसी को देखना है। पेटेंसी मींस कि ये किस तरीके से चल रही है, किस तरीके से इसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह तो नहीं आई है, खुली है या नहीं, इसका आप देखते हैं। इन्फिल्ट्रेशन का आप देखते हैं कि कहीं वेन से फ्लूइड जो है वो बाहर तो नहीं जा रही है, एकमुलेट तो नहीं हो रही है इर्द गिर्द, इसका आप देखेंगे। इन्फ्लेमेशन का देखेंगे कि कहीं इन्फ्लेमेशन तो नहीं हो रही है। रेट को आप देखेंगे। रेट में आप देखते हो कि रेट जो है वो हमेशा आपने स्लो रखनी होती है। कभी भी इंट्रावेनस मेडिकेशन में आपने रेट वो तेज़ नहीं करनी होती है। जितना स्लोली रेट हो उतना अच्छे से एडमिनिस्टर होता है। लेकिन आईएम इंजेक्शन में मैंने आप लोगों को बताया था वो इसके बरअक्स है। उसमें क्विक इंसर्ट करना है और क्विक रिलीज़ करना है। जल्दी से इंसर्ट करके वो इंजेक्शन डाल के फिर जल्दी से निकालना है सिरिंज को, लेकिन यहाँ पे स्लोली एडमिनिस्टर करना है। और पेन आपने देखनी है कि कहीं से पेन तो नहीं हो रही है। यूज़ मिनी माइक्रो ड्रिप चैम्बर फॉर कंट्रोल। आपने जो मिनी ड्रिप चैम्बर है, माइक्रो ड्रिप चैम्बर है, ब्यूरिट्रोल वगैरह जिन्हें हम आईवी चैम्बर कहते हैं, तो ये सब कुछ आपने यूज़ करनी है क्योंकि उनकी वजह से कंट्रोल ज़्यादा अच्छे से होता है। ये बच्चे हैं, इनमें अगर थोड़ा सा भी वॉल्यूम में फ़र्क आता है तो पूरे इनकी बॉडी में चेंजेस आती हैं। तो इसीलिए आपने ये चैम्बर्स वगैरह यूज़ करनी है। आईवी मेडिकेशंस के लिए ये 3 प्रोसीजर्स होती हैं, 3 टूल्स मौजूद है। आईवी पुश के थ्रू हम ड्रग एडमिनिस्टर कर सकते हैं डायरेक्टली इनटू द ट्यूबिंग। ये डायरेक्टली ट्यूब में जो ड्रग एडमिनिस्टर किया जाता है उसको कहते हैं। सिरिंज पंप के थ्रू आप कर सकते हैं जिसमें कंटिन्यूस एडमिनिस्ट्रेशन होती है। इसके साथ अलार्म भी लगा होता है। अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन काज होती है, कोई एयर उसमें जमा हो जाती है तो वो अलार्म स्टार्ट हो जाती है और हमें पता चल जाता है कि ये इसमें कोई मसला है। इसके अलावा डाईफ्लो है। डाईफ्लो भी कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन करती है ड्रग की, लेकिन डाईफ्लोल में कोई अलार्म वगैरह नहीं होती और सिरिंज पंप में अलार्म होती है। ब्यूरिट्रोल यूज टू फर्दर डाइल्यूट द ड्रग। ब्यूरिट्रोल जो आईवी चैम्बर है वो ड्रग को फर्दर डाइल्यूट करने के लिए, अगर एक सिरिंज के अंदर आप ड्रग को डाइल्यूट करते हो तो उसमें इतना ज़्यादा आप डाइल्यूशन के लिए जो नॉर्मल स्लाइन वगैरह डालते हो तो वो इतना ज़्यादा नहीं होता। तो इसीलिए आप ब्यूरिट्रोल ले लें और उसके अंदर डाइल्यूट करें, क्योंकि वहाँ पे 100 ml का वो ब्यूरिट्रोल होता है, तो 100 ml तक वहाँ पे डाइल्यूशन हो सकती है। तो स्टूडेंट्स मैं इन सब की आप लोगों के साथ पिक्चर शेयर करूँगी, इस आईवी पुश की भी और सिरिंज पंप की भी और ब्यूरिट्रोल की भी। उन पिक्चर के थ्रू फिर आप लोगों को सही तरीके से समझ आ जाएगी कि ये कौन कौन सी चीज़ें हैं। आईवी पुश के बारे में लिखा है कि आईवी पुश के थ्रू हम मार्फिन एडमिनिस्टर कर सकते हैं, सोलोमेट्रोल एडमिनिस्टर कर सकते हैं, लेसिक्स एडमिनिस्टर कर सकते हैं। ड्रग दैट कैन सेफली बी एडमिनिस्टर्ड ओवर 3 to 5 मिनट्स, यानी ऐसे ड्रग जो कि 3 to 5 मिनट के अंदर सेफली एडमिनिस्टर किए जा सकते हैं, तो ऐसे ड्रग हम आईवी पुश के थ्रू एडमिनिस्टर करते हैं। ये जो यहाँ पे पिक्चर आप लोगों को दिखाई गई है स्टूडेंट्स, ये आईवी पुश है। इसे कहते हैं आईवी पुश। इसको 3 वे भी कहा जाता है। 3 वे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बच्चों में ज़्यादातर यूज़ होते हैं स्टूडेंट्स, बच्चों में इसलिए, या फिर बड़ों में भी क्रिटिकल सिचुएशन में यूज़ हो सकती हैं कि यहाँ पे अगर वेन मिल जाता है तो एक वेन को वो सेफ़ रखा जाता है कि अगर कोई क्रिटिकल सिचुएशन आ गई, कोई इमरजेंसी हुई, तो फिर उस वेन पे हम एडमिनिस्टर करेंगे। उसको एक वेन को वो सेव करके बाकी दूसरे बॉडी में वेन ढूंढते हैं और इन्हें जहाँ कहीं वेन मिल जाती है तो ये वहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं। इंसर्ट करने के बाद इसके इंसर्शन के 2 जगह हैं। एक तो यहाँ से इंसर्ट होती हैं, एक यहाँ से साइड से इंसर्ट होती हैं, और एक ये लाइन पेशेंट की तरफ जाता है। तो इसीलिए इसे 3 वे भी कहा जाता है। 1 और 2 और 3 वे भी इसको कहा जाता है आईवी पुश को। मेडिकेशन गिवन इन ए पोर्टल डाउन द ट्यूबिंग। मेडिकेशन दैट कैन बी गिवन ओवर 1 to 3 मिनट पीरियड ऑफ टाइम, यानी मेडिकेशन इसमें क्या किया जाता है, पोर्टल डाउन द ट्यूबिंग, इस ट्यूबिंग के थ्रू यहाँ से मेडिकेशन को भेजा जाता है, पोर्टल डाउन इसमें किया जाता है। और वो मेडिकेशन एडमिनिस्टर किए जाते हैं आईवी पुश के थ्रू के जो कि 1 to 3 मिनट पीरियड के टाइम, यानी इतने टाइम में 1 to 3 मिनट्स में जो ख़त्म हो जाते हैं, जो एडमिनिस्टर हो जाते हैं, तो ऐसे ड्रग हम आईवी पुश के थ्रू एडमिनिस्टर करते हैं।
जैसा कि लेसिक्स है, लेसिक्स एक डायूरेटिक है, मॉर्फिन सल्फेट है जो कि पेन किलर है, मॉर्फिन सल्फेट ओपियोइड है। डेमेरोल है, ये जो डेमेरोल है स्टूडेंट्स, ये ब्रांड नेम है पेथाइडीन का। पेथाइडीन जिसे हम मिथाइडीन भी कहते हैं, तो उसका ये ब्रांड नेम होता है। तो पेथाइडीन ओपियोइड मेडिकेशन है, ये एक सिंथेटिक ओपियोइड है। इसके अलावा सोलोमिड्रोल है, तो सोलोमिड्रोल तो ये जो मिथाइल प्रेडनिसोलोन है उसका ब्रांड नेम है, मिथाइल प्रेडनिसोलोन का। मिथाइल प्रेडनिसोलोन सिंथेटिक कार्टिकोस्टेरॉइड होता है और इसका जो प्राइमरी एक्शन है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी है, इन्फ्लेमेशन के ख़िलाफ़ हम एडमिनिस्टर करते हैं। ये आईवी पंप है स्टूडेंट्स, यहाँ तक हम पढ़ रहे थे आईवी पुश को। अब ये आईवी पंप है, इसे कहा जाता है आईवी पंप या इसको सिरिंज पंप भी कहा जाता है। इसमें इस तरह सिरिंज अटैच होती है, ये इसके साथ एक छोटी सी मशीन सी लगी होती हैं और इस मशीन में अलार्म भी होती हैं। इसमें कभी कभार सिरिंज की जगह जो ब्यूरिट्रोल है, जो चैम्बर है आईवी चैम्बर, वो भी यहाँ पे लगाया जाता है। ऊपर ड्रिप सेट भी अटैच होती है। ड्रिप सेट से वो जो लाइन है वो ब्यूरिट्रोल में यानी आईवी चैम्बर में आई होती है और आईवी चैम्बर से फिर इससे गुज़र के, ये जो मशीन है इससे गुज़र के यानी आईवी पंप जो है इससे गुज़र के वो चली जाती है पेशेंट के पास। तो इसमें क्या होता है, अगर इस लाइन में कोई बंदिश आ गई, अगर कोई एयर इस ब्यूरिट्रोल में आ गई, सिरिंज के अंदर आ गई, कोई भी इस तरह मसला हुआ ओक्लूजन वगैरह का, तो फिर ये अलार्म करती है और इस अलार्म से पता चल जाता है कि लाइन में कोई ना कोई मसला आ गया है। और ये ज़्यादातर आईसीयू में यूज़ की जाती हैं, क्रिटिकल केयर यूनिट्स में। देखिए, सिरिंज पंप भी इसको कहा जाता है एक्यूरेट डिलीवरी सिस्टम फॉर एडमिनिस्ट्रेशन वेरी स्मॉल वॉल्यूम। अगर बहुत स्मॉल वॉल्यूम आपने एडमिनिस्टर करनी है तो ये एक एक्यूरेट सिस्टम है कि इसमें इस तरह सिरिंज लगाया जाता है और इस सिरिंज के थ्रू वो जो ड्रिपसेट है वहाँ से ड्रग यहाँ पे आ रही होती है और यहाँ से फिर आगे की तरफ वो जा रही होती है और कोई मसला होगा तो फिर अलार्म स्टार्ट हो जाएगी। देखिए कहाँ पे यूज़ होती हैं, आईसीयू में यूज़ होती है जो इंटेंसिव केयर यूनिट्स हैं, एनआईसीयू में यूज़ होती हैं जो नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट है वहाँ पे, यहाँ पे यूज़ हो सकती हैं। अब ये आईवी ब्यूरिट्रोल है, आईवी चैम्बर जिसे हम कहते हैं, ये आईवी ब्यूरिट्रोल कहलाता है आईवी चैम्बर। ये इस तरह लगाया जाता है कि ये जो बैग होती है, फ्लूइड बैग, वो ऊपर होती है, उसके बाद इसको कनेक्ट किया जाता है इस आईवी चैम्बर के साथ। आईवी ब्यूरिट्रोल 20 को कहते हैं। ये 100 ml का होता है और ये यहाँ से इसमें आ जाती है और इससे फिर पेशेंट की तरफ चली आती हैं। तो ये एक कंट्रोल मैकेनिज़्म है, इस ब्यूरिट्रोल का कंट्रोल होता है इसके फ़्लो पे, तो ये स्लोली इसकी फ़्लो होती रहती हैं। एब्यूरिट्रोल और Volitrol is an intravenous delivery device attached between IV fluid bag and the intravenous catheter. ये जो ब्यूरिट्रोल है या वोल्यूट्रोल है, ब्यूरिट्रोल को वोल्यूट्रोल भी कहा जाता है, ये एक इंट्रावेनस डिलीवरी डिवाइस है जो कि आईवी फ्लूइड बैग और इंट्रावेनस कैथेटर के दरमियान में अटैच होती है। ये मैंने आप लोगों को अभी समझाया है। ये आप इसकी पिक्चर यहाँ से देख सकते हैं। इनकी मैं खैर है आप लोगों कम्युनिटी में भी अच्छे अच्छे पिक्चर्स दूंगी जिनसे आप इनके पार्ट्स वगैरह के नेम्स जान जाएंगे। लिखा है कि इट इज़ यूज टू डिलीवर आई फ्लूइड इन सेफ मैनर टू चिल्ड्रन एंड मेडिकेशन इन सम नर्सिंग यूनिट्स। कुछ नर्सिंग यूनिट्स में ये आईवी ब्यूरिट्रोल यूज़ होते हैं ताकि बच्चों को मेडिकेशन सही तरीके से डिलीवर हो, चाहे वो जो बच्चे हैं उनको उस जितना अमाउंट रिकमेंडेड है उस अमाउंट में उनको ड्रग एडमिनिस्टर हो। यूजुअल वॉल्यूम कैपेसिटी इज़ 100 ml। इसका जो यूजुअल वॉल्यूम कैपेसिटी है वो 100 ml है। ये आपने एमसीक्यूज़ के लिए याद रखनी है। एमसीक्यूज़ में पूछी जा सकती है कि ब्यूरिट्रोल का, या फिर पूछा जा सकता है कि वोल्यूट्रोल का, या फिर कह सकते हैं कि आईवी चैम्बर का, या फिर कह सकते हैं कि माइक्रो ड्रिपसेट चैम्बर का। तो फिर ये सब इसको कहा जाता है। तो इसका जो टोटल वॉल्यूम कैपेसिटी है वो 100 ml है। Some units have a policy that Buritrol will be used on all children under 10 kg while others may state 20 kg। कुछ ऐसे पॉलिसीज़ होते हैं हॉस्पिटल्स के अंदर, वो कहते हैं कि जिन बच्चों की वज़न 10 kg से कम है तो उनमें ब्यूरिट्रोल का यूज़ लाजमी किया जाए, और कुछ कहते हैं कि जिन बच्चों का वज़न 20 kg से कम हो उनमें ब्यूरिट्रोल सही तरीके से यूज़ किया जाए।
इंडिविजुअल यूनिट्स वेरी ऑन पॉलिसी, और जो इंडिविजुअल यूनिट्स होते हैं तो वो पॉलिसी यानी ये जो इंडिविजुअल यूनिट्स पॉलिसीज़ वगैरह जो होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, और हम इन्हीं पे यानी ऐसा नहीं हो सकता कि एक इंस्टीट्यूशन का दूसरे इंस्टीट्यूशन के बिल्कुल सेम जैसा ही वहाँ का भी इस तरह सेम सेम उनके यूनिट्स हो। यूनिट्स चेंज होते रहते हैं। इन प्रैक्टिस मेक नोट ऑफ हॉस्पिटल और यूनिट पॉलिसी फॉर यूज़ ऑफ ब्यूरिट्रोल। जब किसी भी हॉस्पिटल में आप काम करेंगे तो उस हॉस्पिटल की पॉलिसी क्या कहती है ब्यूरिट्रोल को यूज़ करने के बारे में, तो वो आप सीखेंगे। Current theory is that Butyrol should be used for children weighing less than 10 to 15 kg। अभी जो करंटली थ्योरी चल रही है तो उसका कहना ये है कि जो ब्यूटिट्रोल है ये 10 से 15 या इससे छोटे जो केजी के बच्चे होते हैं तो उनमें यूज़ किया जाए। ब्यूरिट्रोल एक्ट एज ए सेकेंड चैम्बर। ब्यूरिट्रोल एज ए सेकेंड चैम्बर काम करता है। एज ए सेकेंड चैम्बर किस तरह? एज ए सेकेंड चैम्बर इस तरह के, ये तो एक ड्रिप है, ड्रिप का बैग है, इसके बाद ये दूसरे नंबर पे ये आता है और इसके बाद फिर वो पेशेंट तक पहुंच जाता है, तो इसीलिए ये सेकेंड चैम्बर है। यूज़फुल व्हेन कंट्रोलिंग अमाउंट ऑफ फ्लूइड टू बी इन्फ्यूज्ड। ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल उस टाइम होता है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे जो अमाउंट ऑफ फ्लूइड है जो कि बच्चों को एडमिनिस्टर होती हैं, इन्फ्यूज़ होती हैं, तो वो कंट्रोल में होती हैं, कंट्रोल में रहती हैं। यूज़फुल फॉर एडमिनिस्टरिंग IV एंटीबायोटिक और मेडिकेशन दे नीड टू बी डाइल्यूटेड इन ऑर्डर टू एडमिनिस्टर सेफली। और जो जितने भी एंटीबायोटिक्स वगैरह है या दूसरे मेडिकेशंस है उसको एडमिनिस्टर करते वक्त ये यूज़फुल इसलिए होती हैं क्योंकि इसमें डाइल्यूशन की जा सकती हैं। जितना ज़रूरत है, जितना ऑर्डर किया गया है तो उतना सेफली इसमें डाइल्यूशन की जा सकती है, क्योंकि इसमें 100 ml की इसकी कैपेसिटी होती है। सेंट्रल वेनस लाइन। अब सेंट्रल वेनस लाइन देख ले स्टूडेंट। सेंट्रल वेनस लाइन का तो आप लोगों को पता है कि ये जो इंफीरियर वेना केवा या सुपीरियर वेना केवा में जाके लाइन पास करते हैं तो इसको कहा जाता है सेंट्रल वेनस लाइन। लिखा है इसके बारे में कि ए लार्ज बोर कैथेटर दैट आर इंसर्टेड आइदर परक्यूटेनियसली और बाय कट डाउन एंड एडवांस इनटू द सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा, कि एक लार्ज बड़ा सा एक कैथेटर ले लेते हैं और उस कैथेटर को परक्यूटेनियसली एडमिनिस्टर करते हैं या फिर कट लगा के और उस कट को एडवांस करके सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा तक पहुंचा देते हैं। अम्बिलाइकल लाइन में बी यूज्ड इन यूनिट। जो यूनिट होते हैं, जो बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं, उनमें अम्बिलिकल लाइन यूज़ की जा सकती है। अम्बिलिकल लाइन में क्या होता है स्टूडेंट्स? अम्बिलिकल लाइन में वहाँ पे एक वेन होती है और 2 आर्टरीज होते हैं, और बाज़ बच्चों में ये भी होता है कि एक वेन और एक आर्टरी होती है, लेकिन ज़्यादातर देखा गया है एवरेज कि 2 आर्टरीज और एक वेन होती है और उस वेन को अम्बिलिकल वेन कहा जाता है। तो यहाँ पे उस अम्बिलिकल वेन में भी सेंट्रल वेनस लाइन पास किया जा सकता है इन यूनिट्स में से। यूज्ड फॉर लॉन्ग टर्म एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन। ये सेंट्रल वेनस लाइन तब लगाई जाती है जब अगर ज़्यादा वक्त के लिए मेडिकेशन की एडमिनिस्ट्रेशन करना हो। यूज़ फॉर कीमोथेरेपी, खुदा न खास्ता किसी की कीमोथेरेपी की जा रही है तो उसके लिए यूज़ की जा सकती है। टोटल पेरेंट्रल न्यूट्रिशन और TPN अगर हो, अगर कोई बिल्कुल खाना वगैरह नहीं खा सकता खुद से तो उसको टोटल पेरेंट्रल न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए भी सेंट्रल वेनस लाइन कर दी जाती हैं। ये आप देख सकते हैं, ये बच्चा इसको सेंट्रल वेनस लाइन पास किया हुआ है। टाइप्स ऑफ फ्लूइड। अब देख ले स्टूडेंट्स, फ्लूइड के टाइप्स अब आप लोगों को बता रहा है। ग्लूकोज एंड इलेक्ट्रोलाइट। हमें अगर बच्चों में फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को मेंटेन रखना है तो फिर हम ग्लूकोज एडमिनिस्टर कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट एडमिनिस्टर कर सकते हैं, और जब एडमिनिस्टर करेंगे तो फिर हमने उनको मेंटेन रखनी होगी। और साथ में हम पोटाशियम ऐड करते हैं। तो पोटाशियम हम इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि ग्लूकोज के साथ जब तक हम पोटाशियम एडमिनिस्टर ना करें तो पोटाशियम की कमी होगी बॉडी में, और पोटाशियम की जब कमी होगी तो फिर इंसुलिन की लेवल कम होगी, और इंसुलिन की लेवल जब कम होगी तो ब्लड से ये जो आप ग्लूकोज दे रहे हैं तो फिर ये सेल तक नहीं पहुंच सकती और सेल इसको यूटिलाइज नहीं कर सकती। इसीलिए क्या करना है, इसीलिए
हमेशा जो पोटाशियम है वो एडिट की जाती हैं ताकि इंसुलिन की लेवल इंक्रीज़ हो और इसकी ग्लूकोज़ की अपटेक हो, सेल्स तक पहुंच सके। इसके अलावा ये भी होता है कि बाज़ बच्चे जो होते हैं वो अगर बेड रिडन हैं तो उनको पैरालिटिक इलनेस होती है, यानी उनके जो इंटेस्टीन है वो सही तरीके से हरकत नहीं करते। तो इसीलिए पोटाशियम इस इन फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट के साथ मिक्स किया जाता है ताकि मसल्स की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है उसमें पोटाशियम हेल्प करे। और पोटाशियम के हेल्प करने की वजह से क्योंकि पोटाशियम क्या करता है, पोटाशियम उस मसल्स को प्रॉपरली कंट्रैक्ट होने में हेल्पफुल है। तो मसल की सही तरीके से कंट्रक्शन हो, और अगर कंट्रक्शन होगी तो फिर जो मसल क्रैम्प्स वगैरह है वो भी ख़त्म होंगे, मसल वीकनेस भी ख़त्म होगी, और साथ में जो पैरालिटिक इलनेस है वो भी ख़त्म होगी, और जो गैस्ट्रिक मोटिलिटी है वो इंक्रीज़ होगी। इसीलिए पोटाशियम ऐड किया जाता है। फिर लिखा है crystalloids, normal saline are lactated ringers, fluid resuscitation, acute volume expander, colloids, albumin, plasma, frozen plasma। अच्छा स्टूडेंट्स, पहले आप ये कंसेप्ट क्लियर कर ले कि कोलोइड्स क्या होती हैं और क्रिस्टलोइड्स क्या होती हैं। तो जो क्रिस्टलोइड्स हैं वो माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनमें जो मॉलिक्यूल है जिनसे वो बना है तो वो माइक्रो मॉलिक्यूल्स है, छोटे छोटे। और जो कोलोइड्स है वो मैक्रो मॉलिक्यूल हैं। क्रिस्टलोइड्स चीप होते हैं, इजी होते हैं यूज़ करने के लिए, और कोलोइड्स की कॉस्ट जो है वो ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू क्रिस्टलोइड्स। जब भी कोई फ्लूइड की रिससिटेशन करनी होती है तो उस टाइम हम क्रिस्टलोइड यूज़ करते हैं। क्रिस्टलोइड इमीडिएटली वो जो फ्लूइड रिससिटेशन है वो हमें प्रोवाइड करती हैं। लेकिन क्रिस्टलोइड की वजह से इनकी सही मकदार में अगर यूज़ ना किया गया, मकदार को एक्सीड किया गया, तो फिर एडिमा काज हो सकती हैं। और कोलोइड्स हम कब यूज़ करते हैं? कोलोइड्स जब भी कोई प्लाज्मा लेवल कम हो जाती हैं तो प्लाज्मा लेवल को एक्सपेंड करने के लिए, ये बेसिकली प्लाज्मा एक्सपेंडर होते हैं, प्लाज्मा लेवल को एक्सपेंड करते हैं। तो इसीलिए हम यूज़ करते हैं ताकि जो इंट्रावेनस स्पेस में फ्लूइड है उसकी वॉल्यूम एक्सपेंड हो जाए। इसकी वजह से, कोलोइड की वजह से में भी ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर आ सकती हैं। इसकी वजह से किडनी फेलियर हो सकती है, एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं। तो यहाँ पे अब आपने याद रखना है कि स्टेरॉइड में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। नॉर्मल स्लाइन आती हैं और रिंगर लैक्टेट आती हैं, और जो कोलोइड है उसमें एल्ब्यूमिन आती है, प्लाज्मा आती है, और जो फ्रोजन प्लाज्मा है वो इसमें आती है। तो लिखा है कि फ्लूइड रिससिटेशन के लिए हम क्रिस्टलोइड यूज़ करते हैं और एक्यूट वॉल्यूम एक्सपेंडर के लिए हम कोलोइड यूज़ करते हैं। अब कॉम्प्लिकेशंस देख लें स्टूडेंट्स कि अगर हम इंट्रावेनस मेडिकेशन कर रहे हैं तो इसके कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो फर्स्ट वन है इन्फिल्ट्रेशन, सेकंड वन है कैथेटर ओक्लूजन, थर्ड वन है एयर एम्बोलिज्म, फोर्थ वन है फ्लेबाइटिस, और फिफ्थ वन है इन्फेक्शन। तो ये आपने याद रखनी है कि इन्फिल्ट्रेशन हो सकती है, फ्लूइड जमा हो सकता है वेन के बाहर सराउंडिंग में, कैथेटर में ओक्लूजन आ सकती है, वो बंद हो सकता है जो लाइन पास हो रही है वो, एयर एम्बोलिज्म उसमें आ सकती हैं, एयर के बबल्स अंदर जाने की वजह से एम्बोलिज्म हो सकती हैं, फ्लेबाइटिस यानी वेन में इन्फ्लेमेशन हो सकती हैं, और इन्फेक्शन हो सकती हैं अगर हाइजीन का ख्याल ना रखा जाए। इन्फिल्ट्रेशन, fluid leaks into subcutaneous tissues, साइन एंड सिम्टम्स फ्लूइड लीकिंग अराउंड द कैथेटर साइट। अब देखिए कि इन्फिल्ट्रेशन में क्या होता है, फ्लूइड लीक कर जाती है सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ में। साइन एंड सिम्टम्स के क्या हो सकते हैं कि आप देखेंगे कि कैथेटर के सामने कैथेटर के साइड्स में फ्लूइड जो है वो लीक हो चुकी है। आप देखेंगे कि वो जगह जो है वो आप टच करेंगे तो कूल होगा, क्योंकि अब वो फ्लूइड का आप टेम्परेचर आपको फील होगा, बॉडी का टेम्परेचर फील नहीं होगा क्योंकि वो वहाँ पे इर्द गिर्द जमा हो चुका है। सोल्यूशन रेट स्लो, द पंप अलार्म रजिस्टर डाउन स्ट्रीम ओक्लूजन। सोल्यूशन रेट भी स्लो होगी इसकी वजह से, और सोल्यूशन रेट स्लो होगी तो फिर जो डाउन स्ट्रीम ओक्लूजन के लिए, यानी जो नीचे वाला जो डाउन स्ट्रीम है उसमें जो ओक्लूजन आने के लिए अब पंप को अलार्म पे रजिस्टर्ड किया गया था तो वो अलार्म हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, इसकी पिक्चर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी कम्युनिटी में। जो आईवी पंप होती है जिसे हम सिरिंज पंप भी कहते हैं, तो उसमें अलार्म लगी होती है। एक अलार्म जो है वो अपवर्ड के लिए होती है कि वो जो ब्यूरिट्रोल है चैम्बर, उससे ऊपर की जगह में अगर कोई बंदिश आ जाए तो वो वहाँ पे रेड वाला बटन जो होता है वो सिग्नल देता है, अलार्म होती है तो वो सिग्नल देता है। तो हम समझ जाते हैं
कि ये आईवी चैम्बर से ऊपर वाले हिस्से में या तो वो बेक जो है इन्फ्यूजन बेक उसमें कोई प्रॉब्लम है, या तो वो जो लाइन वो ब्यूरिट्रोल तक आई थी उसमें कोई प्रॉब्लम है। और जब यहाँ पे डाउन स्ट्रीम ब्यूरिट्रोल से नीचे डाउन स्ट्रीम जब कोई ओक्लूजन होती है, उसमें कोई मसला आता है, तो फिर ये जो वहाँ पे बटन लगा होता है ग्रीन कलर का, तो वो सिग्नल देती है और साथ में अलार्म भी होता है। तो फिर हम समझ जाते हैं कि डाउन स्ट्रीम जो है उसमें कोई मसला है। तो ये पहले से रजिस्टर किया जाता है कि अगर इसमें कोई मसला हो तो ये अलार्म करेगा, और उसमें कोई, तो फिर वो जो रजिस्टर्ड अलार्म होती हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं। क्योंकि नीचे इन्फिल्ट्रेशन आ गई ना, पेशेंट के हैंड पे इन्फिल्ट्रेशन हुई, फ्लूइड वहाँ पे जमा हो गया, अब रेट भी स्लो हो गई, और आईवी चेम्बर से नीचे का मसला है ये, इसीलिए लिखा है कि डाउन स्ट्रीम ओक्लूजन है। डाउन स्ट्रीम यानी चैम्बर से नीचे अब कोई मसला है, तो फिर आप देखोगे कि कोई इन्फिल्ट्रेशन तो नहीं है, और अगर इन्फिल्ट्रेशन है तो हमेशा ये होता है। टेंडरनेस और पेन आप देखोगे कि वो सेंसिटिव टू टच तो नहीं है, उसमें पेन तो नहीं है। इन्फेंट इज रेस्टलेस और क्राइंग, और वो बच्चा जो है वो बेचैन होगा और रो रहा होगा। Catheter occlusion. Fluid will not infuse or unable to flush. Frequent pump alarm. Flush line. Check line for kings. यानी कैथेटर ओक्लूजन किसे कहते हैं कि अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए और फ्लूइड इन्फ्यूज़ ना हो, आप फ्लश करने की कोशिश करें लेकिन फ्लश ना हो, अनेबल टू फ्लश हो, आगे की तरफ नहीं जा रहा है, तो फिर इसको कहते हैं कैथेटर ओक्लूजन। तो इसमें आपने क्या करना होगा, आपका जो पंप लगा हुआ है, जो आईवी पंप लगा हुआ है, तो वो अलार्म करेगा। तो वो अलार्म क्यों करेगा, क्योंकि फ्लैश लाइन में मसला आया हुआ है, फ्लैश लाइन अब फ्लैश नहीं हो रही है। तो आप कोशिश करेंगे कि आप फ्लैश लाइन करो, लाइन में आप फ्लैश करो, आप उसको खोलो। खोलने के लिए आप क्या करेंगे, चेक लाइन फॉर किंग्स। आप देखेंगे कि उसमें कोई किंग तो नहीं आई है, किंग मीन्स उसमें कोई ट्विस्टिंग, उसमें कोई मरोड़ तो नहीं आई है, इसका आप देखेंगे। कभी कभार पेशेंट उसके ऊपर आ जाते हैं, कभी कभार पेशेंट के साथ जो अटेंडेंट बेटी होती हैं वो हाथ उसके ऊपर रख देती हैं, तो वो ट्विस्ट हो जाती है, और ट्विस्टिंग की वजह से फिर आगे की तरफ सप्लाई नहीं होती, तो इसे कैथेटर ओक्लूजन कहते हैं, और साथ में अलार्म भी स्टार्ट होता है। एयर एम्बोलिज्म। द आईवी पम्प विल अलार्म व्हेन देयर इज एयर इन द ट्यूबिंग। अगर ट्यूबिंग में कोई एयर है तो उस टाइम भी जो आईवी पंप है वो अलार्म करेगी। लुक्स टू सी दैट देयर इज फ्लूइड इन द आईवी बैग और ब्यूरिट्रोल। आपने देखना है कि आईवी बैग के अंदर या ब्यूरिट्रोल के अंदर कोई एयर तो आपको नहीं दिखा रहा, कोई उस फ्लूइड के अंदर बबल्स तो नहीं है। स्लो आईवी रेट स्लो तो नहीं हुआ है। फिर आप क्या करेंगे, अगर आपको दिखती है कि वहाँ पे बबल्स है, एयर्स है, तो फिर रिमूव एयर फ्रॉम ट्यूबिंग विद सेरेंज। आप सेरेंज लेके ट्यूबिंग से वो एयर रिमूव करेंगे, तो फिर ये ठीक हो जाएगी, अलार्म भी बंद हो जाएगी। फ्लेबाइटिस। फ्लेबाइटिस मीन्स कि वेन की इन्फ्लेमेशन, ऑफन ड्यू टू केमिकल इरिटेशन। ये हमेशा केमिकल इरिटेशन की वजह से होती है, जाहिर सी बात है, जो भी ड्रग्स है, केमिकल्स हैं, तो इनकी इरिटेशन हो जाती है अगर ये वेन से हट के सराउंडिंग टिश्यू में चली जाती हैं। वेन में भी होता है, कभी कभी कुछ एलर्जिक चीज़ें होती हैं, उस पेशेंट को एलर्जी होती है, तो वेन के ऊपर ही एकदम से इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है। तो वेन में जब इन्फ्लेमेशन होती है तो साइड पे भी इन्फ्लेमेशन होती है, साइड पे आप देखेंगे आपको इन्फ्लेमेशन के साइन नज़र आएंगे, और फिर आप जब चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वेन में इन्फ्लेमेशन है। When medication are given by direct intravenous injection or by bolus directly into the line, it is important to give them at the prescribed rate. जो भी मेडिकेशन हो स्टूडेंट्स, आपने इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल करना है कि जितना प्रिस्क्राइब्ड है, जितना डोज प्रिस्क्राइब है, जितना रेट प्रिस्क्राइब है कि स्लोली देना है या किस तरह देना है, कितने मिनट्स में देने हैं, तो ये सब आप फॉलो करेंगे। अगर आप ये सब फॉलो नहीं करेंगे तो फिर वो डोज जो आप दे रहे हैं वो बोलस बन जाएगी, या आप जिस तरीके से एडमिनिस्टर कर रहे हैं वो बोलस बन जाएगी, वो बोझ बन जाएगी, और जब वो बोझ बन जाएगी उस वेन पे तो फिर उसमें इन्फ्लेमेशन होगी। ऑलवेज चेक द साइट फॉर इन्फिल्ट्रेट बिफोर गिविंग एन आईवी मेडिकेशन। कोई भी आईवी मेडिकेशन देने से पहले आप ये चेक करेंगे कि उसमें इन्फिल्ट्रेशन तो नहीं हुई है, उसमें कोई लीकेज तो नहीं है, ये आप चेक करेंगे, और फिर उस वेन को देख के अगर वेन में कोई इन्फिल्ट्रेशन नहीं है, कोई लीकेज नहीं है, फिर आप एडमिनिस्टर कर सकते हैं। साइन एंड सिम्टम्स ऑफ फ्लेबाइटिस। एरिथीमा एट द साइट, उस एरिया पे रेडनेस होगी, पेन और बर्निंग एट द साइट, पेन होगी, जलन होगी, वार्म टुवर्ड द साइट, वो जगह गर्म होगा। स्लोट इन्फ्यूजन रेट, पंप अलार्म गोज ऑफ, यानी पंप भी अलार्म करना स्टार्ट कर देगी और वो इन्फ्यूजन रेट भी स्लो हो जाएगी। तो ये सब फ्लेबाइटिस के साइन एंड सिम्टम्स हैं। रीज़न फॉर पंप अलार्म।
अगर ये आईवी पंप अलार्म करती है तो इसके रीजंस क्या है, कब कौन कौन से ऐसे टाइम हैं जिसमें अलार्म हो सकती हैं। तो फर्स्ट वन है नीड टू हैव वॉल्यूम रीसेट। अगर वॉल्यूम रीसेट करनी हो तो उस टाइम भी हो सकती है, यानी ख़त्म हो गई उसमें फ्लूइड और वॉल्यूम रीसेट करनी है तो उस टाइम अलार्म हो सकती हैं। नीड मोर आईवी सोल्यूशन इन बेक और ब्यूरिट्रोल। अगर बेक में सोल्यूशन जो है वो चाहिए, मज़ीद सोल्यूशन बेक में चाहिए, ब्यूरिट्रोल में चाहिए, तो उस वक्त अलार्म हो सकती हैं। किंग ट्यूबिंग एट इन्फ्यूजन साइट। अगर इन्फ्यूजन साइट में वो ट्यूब मरोड़ गया है, ट्विस्ट हो चुकी हैं, पेशेंट उसके ऊपर आ चुका है या कोई कोई चीज़ उस पर ऊपर आ चुकी है, तो फिर उस टाइम ये अलार्म हो सकती हैं। चाइल्ड लाइंग ऑन ट्यूबिंग, देख के बच्चा उसके ऊपर सोया हुआ है, तब भी उसमें किंग होगी और अलार्म करेगी। अगर एयर है ट्यूबिंग में तो उस टाइम अलार्म होगी। अगर इन्फ्यूजन साइट में इन्फिल्ट्रेशन हो गई तो उस टाइम भी अलार्म होगी। तो अलार्म देख के ये जितने भी कॉम्प्लिकेशंस हैं, ये जितने भी वाक़यात हैं, इनको आप रोक सकते हो, इनको आप प्रिवेंट कर सकते हो। प्रिवेंट तो नहीं, क्योंकि हो चुके होते हैं, यानी आप मैनेज कर सकते हो जल्दी से अलार्म की वजह से। क्लिनिकल पेरल्स, यानी कुछ ऐसे गलतियां होती हैं क्लिनिकल में, तो फिर उसकी वजह से अलार्म होता है। तो ये उसी अलार्म की बात है कि इफ़ अलार्म स्टेट अपवर्ड ओक्लूजन, फिर यहाँ पे लिखा है कि इफ़ अलार्म स्टेट डाउनवर्ड ओक्लूजन। तो इसका मैं आप लोगों को समझा देती हूँ स्टूडेंट्स। मैं पिक्चर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ कम्युनिटी में, तो वहाँ पे आप ज़रूर इस लेक्चर को उसके साथ मैच करके देख लीजिएगा। ये इस तरह होता है कि जो आईवी पंप होती हैं वो जब ब्यूरिट्रोल के साथ यूज़ की जाती हैं, ब्यूरिट्रोल ऊपर वो बेक लगा होता है, आईवी बेक लगा होता है, और नीचे ब्यूरिट्रोल लगा होता है, और साथ में ब्यूरिट्रोल के साथ आईवी पंप भी सेट की जाती है। ज़्यादातर आईसीयू में, एनआईसीयू में ये किया जाता है, ताकि उसमें कोई मसला आ जाए तो अलार्म के थ्रू पता चले। तो उसमें दो किस्म की लाइट होती है, एक रेड लाइट और एक ग्रीन लाइट होती हैं। ये जो रेड लाइट होती हैं ये अपवर्ड ओक्लूजन के लिए होती है। अपवर्ड ओक्लूजन मीन्स उस चैम्बर से ऊपर अगर कोई ओक्लूजन आ जाए, बंदिश आ जाए, ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, तो उसको बताने के लिए, उसको सिग्नल करने के लिए रेड लाइन होती हैं। और जो चैम्बर से नीचे की जो जगह होती है, पेशेंट तक जो लाइन होती है चैम्बर से नीचे, तो उसमें अगर कोई ओक्लूजन आ जाए, उसमें कोई बंदिश आ जाए, ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, तो उसको बताने के लिए ग्रीन लाइट होती है। तो जब अलार्म हो रही है और अलार्म के साथ जो रेड लाइट है वो अगर सिग्नल दे रही है, तो इसका मतलब है कि आईवी चैम्बर से ऊपर कोई मसला है। और अगर अलार्म हो रही है और अलार्म के साथ ग्रीन लाइट आपको सिग्नल दे रही है, तो इसका मतलब है कि जो ब्यूरिट्रोल है आईवी चैम्बर, उससे नीचे कोई मसला है, लाइन में कोई मसला है। तो यहाँ पे देख ले कि अगर अलार्म स्टेट अपवर्ड ओक्लूजन, आपको वो रेड लाइट नज़र आए और आपको पता चले कि अपवर्ड ओक्लूजन है, तब आप क्या करेंगे? आप आईवी बेग को देखेंगे कि उसमें कोई एयर तो नहीं आई है, फ्लूइड रीसेट तो नहीं करनी है, ये आप देखेंगे। आप देखेंगे कि ब्यूरिट्रोल के अंदर आप देखेंगे कि ब्यूरिट्रोल के अंदर कोई फ्लूइड लेवल में कोई कमी तो नहीं आई है, या उसमें कोई एयर वगैरह तो नहीं आई है ब्यूरिट्रोल के अंदर, वहाँ पे आप देखेंगे। और फिर आप देखेंगे कि ये जो ड्रिप चैम्बर है, ब्यूरिट्रोल है, इसके अंदर कोई बाल फ्लोटिंग तो नहीं कर रहा। बाल मीन्स के जो एयर बाल्स होते हैं वो कोई फ्लोट तो नहीं कर रहे। अगर ऐसा है तो आप उनको मैनेज करेंगे, आप सिरिंज के थ्रू वो एयर निकाल देंगे वहाँ से, तो फिर ये अलार्म बंद हो जाएगी। और अगर ग्रीन लाइट आपको नज़र आए, ग्रीन लाइट सिग्नल दे रही है अलार्म के साथ, तो फिर ये डाउनवर्ड ओक्लूजन के लिए है। उस टाइम आप तमाम क्लैंप्स को देखेंगे। जो क्लैंप्स होती हैं स्टूडेंट्स, क्लैंप्स तो आप लोग जानते होंगे, जो हम ड्रिप सेट को कंट्रोल करते हैं, वो कंट्रोलर एक टायर लाइक कंट्रोलर होती है उसके थ्रू। तो वो टायर जिस चीज़ में फिट होती है उस चीज़ को कहा जाता है क्लैंप। इसकी पिक्चर भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी कम्युनिटी, आज आप लोग चेक करें तो उसमें आप समझ जाएंगे। तो उसको हम देखेंगे कि वो बंद तो कहीं हमने नहीं किया है। मे भी इस तरह हो सकता है कि आप वो बंद करके और फिर भूल जाए, तो उस टाइम भी अलार्म हो सकती हैं। इसके अलावा आप लोग लाइन को देखेंगे कि लाइन में कहीं किंक तो नहीं हुई है, उसमें कोई ट्विस्टिंग तो नहीं आई है। आप देखेंगे कि इरिगेट विथ नॉर्मल लाइन और हेपेरिन, आप उसको इरिगेट करेंगे। अगर उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन आई है लाइन में, तो आप नॉर्मल लाइन से या हेपेरिन से उसको इरिगेट करेंगे, ताकि वहाँ पर अगर क्लोट वगैरह कुछ बनी है तो वो निकल जाए, वो ख़त्म हो जाए। अच्छा स्टूडेंट्स, इससे आगे डोज कैलकुलेशन है, तो डोज कैलकुलेशन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे। ये सिर्फ 3-4 स्लाइड्स है, ये उसमें हम कवर करेंगे और आप लोग ये डोज कैलकुलेशन सही तरीके से
वहाँ पे पढ़ सकोगे। इस वीडियो लेक्चर के साथ ये नहीं हो सकती क्योंकि ये काफ़ी लंबी हो गई है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आईवी मेडिकेशन की समझ आ गई है। फिर भी कोई क्वेश्चन, कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन डाल ले। मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जब आप लोगों को डोज कैलकुलेशन पढ़ाऊँगी तो आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।